तरीके से थी। तो सोसाइटी के लेवल पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या-क्या चीजें थी। सबसे पहली बात आती है कि भाई सोसाइटी को हम किन-किन पैरामीटर पे देख सकते हैं। किसी भी सोसाइटी को देखने के लिए कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि भाई इन के बेस पे अगर हम देखें तो सोसाइटी के बारे में पता चलता। तो ऐसे ही हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखें, जैसे आज के टाइम भी हम लोग अपनी सोसाइटी में देखें तो कुछ चीजें जैसे कास्ट सिस्टम, रिलीजन, साथ में जेंडर इक्वालिटी कितनी है, इस बेस पे हम अपनी सोसाइटी को देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो बात होती है वो है वर्ना सिस्टम। वर्ना सिस्टम जिससे आगे ही कास्ट सिस्टम डेवलप होता है। तो वर्ना सिस्टम हम लोगों ने जाना है कि हमारे देश में एक तरीके से क्लास में डिवाइड करने के लिए वर्ना सिस्टम का यूज किया जाता था। और जो लोग थोड़ा सा नॉलेज वाली बात करते थे, ज्ञान वाली बात करते थे, जैसे अभी आप और मैं जो कर रहे हैं, वो पहले वर्ना सिस्टम में ब्राह्मण में आते थे। तो ब्राह्मण का मतलब होता था कोई भी ऐसा पर्सन जो नॉलेज, एजुकेशन या इससे जुड़ा हुआ जो कार्य कर रहा है, उसी को ब्राह्मण सिस्टम में कहते हैं। दूसरे लोग जो होते थे जिनके पास थोड़ी सी फिजिकल स्ट्रेंथ होती थी, एक मुक्का मारे तो दीवार को भी तोड़ दें, ऐसे लोग क्षत्रिय कहलाते थे। क्षत्रिय ये लोग हुआ। और तीसरे लोग वो थे जिनको हमेशा ये रहता था कि कैसे पैसा कमाया जाए। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, रजिस्टर लेके आया और 100 रुपए का रजिस्टर लेके आया और उसे लग रहा है कैसे इस 100 रुपए को 150 में कन्वर्ट किया जाए। तो ये सारी चीजें जो करने वाले थे उनको वो कहते थे वैश्य। वैश्य का मतलब ट्रेडर। और एंड में कोई एक और पर्सन, उसको पूछा गया नॉलेज आता है तो बोलता है नहीं, बुक जैसे ही पढ़ता हूं तो नींद आ जाती है। उसकी बॉडी को देख के लग रहा था कि क्षत्रिय तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल दुबला पतला, हाइट बहुत छोटी सी। और उससे पूछा गया कि मैथ की कैलकुलेशन थोड़ी बहुत कर लेते हो क्या पैसे के लिए, तो वो भी उससे नहीं होती। तो जो सबसे लास्ट में जो रह गए, जो एक तरीके से लेबर का काम करेंगे, उनको कहते थे शूद्र। तो शूद्र एक तरीके से लेबर क्लास था, जो लेबर। और शुरुआती स्टेज में हमारे देश में वर्ना सिस्टम जेनेटिक नहीं होगा, नॉन जेनेटिक है, कर्म के बेस पे, कर्मा जो गीता बोलती है उस बेस पे एक तरह दिखता है कि जो जैसा कर्म करेगा वो उस क्लास में होगा। लेकिन क्या हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसे एविडेंस मिले हैं या नहीं? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं भी हमें दिखता नहीं है कि वहां पर वर्ना सिस्टम था। तो एक बेस तो ये होता है कि वर्ना सिस्टम कैसा था। देखिए नॉर्मली इंडिया के दो एरिया में, एक तरफ नॉर्थ इंडिया, दूसरी तरफ साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में आपको चारों वर्ना सिस्टम दिख जाएंगे, लेकिन साउथ इंडिया में आपको दो वर्ना सिस्टम दिखेंगे। तो नॉर्थ इंडिया में आपको ये जो हमने बनाया है ये सारा नॉर्थ इंडिया का है, और साउथ इंडिया में आपको दो क्लास दिखेंगी, या तो ब्राह्मण है या नॉन ब्राह्मण। और आप देखेंगे भी उनकी जो लोकल पार्टियां हैं, या तो ब्राह्मण की पार्टी या एससी एसटी की पार्टी, ऐसे उनके वहां पार्टियां हैं। तो ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण ये हमें दिखाई देता है साउथ इंडिया में। दूसरा तरीका जिसके बेस पे हम जान सकते हैं कि भाई ये सोसाइटी कैसी थी या कोई भी सोसाइटी कैसी थी, तो उस टाइम स्लेव सिस्टम था या नहीं। स्लेव सिस्टम जिसमें इंसान को एक तरीके से एज अ कमोडिटी यूज किया जाता है, उस
उससे भी किसी सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। जैसे हम लोग अभी सब्जियां देखते हैं, ऐसे किसी 6 फुट के इंसान को खड़ा करके बोला जाए, देखो ये 6 फुट का इंसान है, बहुत काम करेगा, साथ में खाना भी कम खाता है। तो उसी को स्लेवरी सिस्टम या स्लेव सिस्टम हम कहते हैं, जिसे उस टाइम में दास सिस्टम भी कहते थे। ये दास एक तरीके से है, हमारा गुलाम है। इन दास का यूज क्या होता था? या तो आप डोमेस्टिक वर्क में यूज कर सकते हो, खाना वाना कुछ बनवाना हो, झाड़ू पोछा कुछ करवाना हो, उसके लिए इसको यूज कर सकते हो, या ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी आपका रोल प्ले कर सकता है। जैसे एग्रीकल्चर इससे करवा लिया, कोई ट्रेड का सामान है वो इससे करवा लिया। तो इसके लिए स्लेव सिस्टम हमें एंशिएंट हिस्ट्री में दिखता है। अगला जो रीजन जिसके बेस पे एक सोसाइटी के बारे में पता चलता है, कंडीशन ऑफ वुमेन। वुमेन की कंडीशन कैसी है, इससे पता चलता है कि वो सोसाइटी कैसी है। पैट्रियार्की है, मैट्रियार्की। पैट्रियार्की मतलब जिसमें मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हो, जैसे आज के टाइम की जो हमारी सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड है, जहां पर ज्यादातर लैंड राइट हो या फैमिली के बड़े डिसीजन हो, या इवन हमारे देश के बड़े बड़े जो पोस्ट हैं, पीएम, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, उन सब पे आपको मेल दिखेंगे। तो ये दिखाता है हमारी सोसाइटी किस तरीके की है। तो वुमेन की कंडीशन कैसी है, क्या उस सोसाइटी में चाइल्ड मैरिज है या नहीं? अगर चाइल्ड मैरिज होगी तो उसे अच्छा नहीं माना जाएगा, सोसाइटी थोड़ी सी बैकवर्ड। दूसरा, क्या वुमेन के पास एजुकेशन राइट है या नहीं? ये भी एक तरीके से सोसाइटी को बताता है। अगला, उनको विडो रीमैरिज, अगर वुमेन विडो हो जाती है तो उसके पास क्या क्या राइट है? क्या उसे रीमैरिज करने का राइट है, या फिर उसे सती कर दिया जाता है? सती सिस्टम है, या इसमें वुमेन को बोला जाता है अब आपके पति की डेथ हो गई तो आपको भी इस दुनिया से जाना पड़ेगा। तो इन सारी कंडीशन के बेस पे हम जान सकते हैं कि इंडिया में या इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में सोसाइटी में वुमेन की कंडीशन कैसी होगी। और अदर फीचर भी हम लोग देख सकते हैं जिनके बेस पे किसी भी सोसाइटी के बारे में जाना जा सकता है। अदर फीचर में हो सकता है कि भाई उनका हाउस होल्ड कैसा था, कैसे घर में रहते थे, साथ में क्या ये लोग ज्वेलरी वगैरह पहनते थे, तो ज्वेलरी अगर पहनते थे तो कौन पहनता था, वुमेन, मेल, साथ में इनका फूड सिस्टम कैसा था, वेज खाते थे, नॉन वेज खाते थे, किस क्रॉप को खाते थे, वो भी सारी चीजें इसी में आती हैं। अगला, इनके पास एंटरटेनमेंट का क्या तरीका था, कैसे ये एंटरटेन करते थे अपने आप को? कोई मेला वगैरह होता था क्या, कोई कुश्ती, दंगल, या कोई एंटरटेनमेंट का अगर कोई मीडियम हो, तो एंटरटेनमेंट ये लोग कैसे करते थे, इससे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि भाई सोसाइटी कैसी थी। तो ये एक और रीजन हो सकता है जिसके बेस पे किसी सोसाइटी के बारे में जाना जा सकता है। और इन्हीं बेस पे हम लोग देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहली बात करें वर्ना सिस्टम, तो वर्ना सिस्टम तो इनके यहाँ दिखाई नहीं देता, कोई भी वर्ना सिस्टम इनके यहाँ नहीं है, लेकिन इनके यहाँ क्लास जरूर है। जैसे अभी हमारे देश में 3 क्लास दिखाई देती है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। ऐसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी क्लास थी। इन क्लास में एक तरफ आपको दिखेगा ट्रेडर, बिजनेसमैन जो है, एक ट्रेडिंग क्लास थी। दूसरा आपको दिखेंगे इंटेलिजेंट लोग, जो नॉलेज की बात करते हैं। ऐसी क्लास आपको यहाँ पे दिखेगी जो ज्ञान की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं,
वो सारी क्लास यहाँ पे दिखती है। और क्योंकि यहाँ पे वर्ना सिस्टम नहीं है तो इसका मतलब कास्ट सिस्टम भी यहाँ पे नहीं। कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं वर्ना सिस्टम का ही नेक्स्ट स्टेज। तो इससे पता चलता है कि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन कम से कम नहीं था। ऐसा अभी हमारी सोसाइटी में दिखता है कि ये एससी है, ये एसटी है, इसके पीछे ये वाली कास्ट यूज होती है, ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। वो सारी चीजें हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं दिखती। पर एक और खास बात, इनके यहाँ वुमेन की कंडीशन की बात की जाए तो इनके यहाँ पैट्रियार्की ना होके मैट्रियार्की थी। और मैट्रियार्की है, इसका मतलब इनके यहाँ वुमेन को काफी ज्यादा राइट है। वुमेन के पास प्रॉपर्टी राइट है, वुमेन के पास एजुकेशन का राइट है, साथ में उसे अपना पार्टनर चूज करने का राइट है। तो वुमेन वो सारी एक्टिविटी कर सकती है जो किसी मेल को अलाउ। तो एक तरीके से इक्वालिटी है जेंडर के बेस पर, ये भी इसकी एक खास बात है। और इसी वजह से बोला भी जाता है कि भाई जिस देश में उसकी 50% पॉपुलेशन का यूज किया जाएगा तो वे देश अपने ऑटोमेटिक एक डेवलप बन जाएगा। ऐसा ही हमें किसमें दिखता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, कि ये लोग अच्छे से यूज करते हैं अपने 50% पॉपुलेशन का। और इस 50% पॉपुलेशन का यूज करने की वजह से ही इनके देश का डेवलपमेंट भी काफी ज्यादा होता है। तो इनका देश का डेवलपमेंट इसीलिए ज्यादा हुआ है क्योंकि इन्होंने 50% पॉपुलेशन का यूज किया। तो 50% पॉपुलेशन का ये लोग यूज करते थे। इस वजह से वर्ल्ड की सबसे ज्यादा सिविलाइज सोसाइटी में से एक हमें इंडस वैली सोसाइटी दिखाई देती है। और आज के टाइम भी ये ट्रू है कि जिस जिस कंट्री ने अपनी 50% पॉपुलेशन का यूज किया वो कंट्री काफी ज्यादा एडवांस हो गई। जैसे वेस्टर्न कंट्रियों के बारे में हम बात करें, यूके है, जर्मनी, साथ में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा सुपर पावर यूएस है, और साथ में आपको दिखता है चाइना जो नेक्स्ट सुपर पावर बनना चाहती है। और वही इंडिया की कंपैरिजन की बात करें तो इंडिया में सिर्फ 24% वुमेन ही वर्किंग है, मतलब 1/4। हम लोगों ने 3/4 वुमेन का यूज ही नहीं किया। और इस वजह से धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी इतने ज्यादा बड़े लेवल पे है भी नहीं। लेकिन अगर हम इस ह्यूमन रिसोर्स का यूज करते हैं, तो अगर हम भी सुपर पावर बनना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग अपनी 50% पॉपुलेशन के यूज करें, जो हमें एंशियंट टाइम से लेकर आज की सोसाइटी में भी कॉमन दिखता है कि अगर सोसाइटी को आपको डेवलप बनाना है तो 50% पॉपुलेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये इनकी सबसे बड़ी ताकत थी कि इन्होंने वुमेन को इक्वल राइट दी। तो इस बेस पे हम कहते हैं कि भाई ये सोसाइटी काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव थी, सारी चीजें जानती थी कि कैसे एक तरीके से हैं। अगली बात पता चलती है, जब हम लोगों ने इन लोगों के यहाँ माइनिंग किया तो एक और चीज कॉमन थी, और वो चीज कॉमन ये थी कि इनके यहाँ कहीं भी हमें वेपन नहीं मिले। किसी सोसाइटी में कोई भी वेपन ना मिलना, ये इस बात को शो करता है कि वो सोसाइटी काफी ज्यादा पीसफुल है। अगर उनके वहां वेपन होते तो इसका मतलब ये लोग पीसफुल तो बिल्कुल नहीं थे। और किसी के घर में आपको बंदूक मिले या भाला मिले तो इसका मतलब उस सोसाइटी में लड़ाई तो होती थी, तभी तो लोगों ने अपने घर में बंदूक या ये सारी चीजें रखी है। लेकिन वहीं हमें दिखाई देता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं भी हमें कोई वेपन नहीं मिला, और इसका रीजन है इसकी सोसाइटी पीसफुल थी। और सोसाइटी अगर पीसफुल होती है तो सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। तो किसी भी सोसाइटी की बात हो या किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात हो या फिर हम कहें किसी फैमिली की बात हो, अगर फैमिली के पास रिसोर्स कम भी हैं लेकिन अगर वहां पर
बच्चों को पीसफुली अपना वर्क करने की इजाजत है, झगड़े कम होते हैं, तो उस फैमिली का ऑटोमेटिक डेवलपमेंट हो जाएगा। ऐसे उस देश का भी ऑटोमेटिक डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसी फैमिली है जहाँ पे झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, पीस बहुत कम है, तो उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाए। लेकिन इस मामले में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी ज्यादा आगे थी और ये लोग बड़े प्यार से अपना ट्रेड, एक दूसरे के साथ मोरालिटी के साथ लाइफ जीते थे। और जब वेपन नहीं होगा तो इसका मतलब एक्सप्लॉयटेशन भी थोड़ा कम ही होता होगा, लोगों को कम ही पीटा जाता होगा, या लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा कम ही टाइट होगा, क्योंकि सब लोग एक तरीके से अपने आप को जानते थे कि कैसे ये सारी चीजें यूज करते हैं। अगली बात आती है कि भाई ये लोग लाइफ स्टाइल जो जीते थे उसमें क्या क्या चीजें और यूज करते थे। तो कई बार हमें एविडेंस मिले हैं कि मेकअप किट का यूज ये लोग यूज करते थे। एक प्लेस है चूनो दड़ो, और चूनो दड़ो से हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं। चूनो दरो, चूनो दरो के पास से एक तो हमें वैनिटी बॉक्स मिला है, मेकअप का सारा सामान उसमें है, चाहे आप उसमें कंघे की बात करें, लिपस्टिक की बात करें या बिंदी की बात करें, वो सारी चीजें एक तरीके से उस वैनिटी बॉक्स में हैं। और ये इस बात को शो करता है कि ये लोग सजने संवरने पे काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। तो अपने आप को ब्यूटिफिकेशन के लिए, और खासकर हमें दिखाई देता है वुमेन काफी ज्यादा यूज करती थी, आज के टाइम भी यूज करती हैं और उस टाइम भी कहीं ना कहीं यूज करती थी। और कई बार हमें बहुत सारी हेयर स्टाइल भी दिखाई दी है कि अलग अलग तरह की हेयर स्टाइल का यूज वुमेन करती थी, वो भी इनके यहाँ काफी ज्यादा फेमस था। तो ये सारी चीजें होने का एक और रीजन ये हो सकता है कि इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक ठाक था, रिसोर्स थे, और जिसके पास रिसोर्स है तो वो मेकअप का या ज्वेलरी का, इन सब का यूज भी ज्यादा कर सकता है। जो थोड़ा सा गरीब है उसे इतना ज्यादा रिसोर्स नहीं है, तो वो काफी कम उसका यूज करता है। तो इनके यहाँ मेकअप का सामान मिला है, साथ में ज्वेलरी, जो दोनों यूज करते थे, मेल और फीमेल दोनों के पास हमें ज्वेलरी मिलती है। और हम देखेंगे जब आर्य सिविलाइजेशन आएगी उस टाइम भी दोनों यूज करेंगे, लेकिन बाद में धीरे 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 एक तरीके से ज्वेलरी का यूज होना बंद हो। और उसका एक और सबसे बड़ा रीजन, धीरे धीरे हमारे पास रिसोर्स कम हो गए, क्योंकि कोई भी फैमिली या कोई भी सोसाइटी अगर गोल्ड या सिल्वर का ज्वेलरी पहनता है, इसका मतलब उनके पास रिसोर्स तो थे। अगर रिसोर्स नहीं होते तो वो ज्वेलरी पहन नहीं पाते, और दोनों ज्वेलरी पहनते मेल फीमेल, इसका मतलब रिसोर्स काफी ज्यादा थे, इसीलिए ये लोग दोनों सामान एक तरीके से पहन रहे थे। तो ये भी एक कॉमन चीज हमें दिखाई देती है इनके यहाँ। अगली बात करें कि ये और क्या क्या चीजें यूज करते थे अपने आप को ब्यूटिफिकेशन के लिए, तो हमें दिखाई देता है कि भाई एलिफेंट जो टीथ था, एलिफेंट टीथ का ये लोग कॉम बनाते थे, कंघा बनाते थे, उस कंघे का ये लोग यूज करते थे अपने लिए श्रृंगार के लिए। तो कॉम जो इनका होता था वो एलिफेंट टीथ का होता था, और हमने देखा भी था कि ये लोग एलिफेंट को जानते भी थे। साथ में ये लोग कॉपर का आईना यूज करते थे, मिरर जो था वो कॉपर का बनाते थे, कॉपर मिरर, और उस मिरर में अपनी थोड़ा सा चेहरा या फेस एक तरीके से देखा करते थे, उसी से इनका यूज होता था। अगली बात की जाए इनके ट्रेड में जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, टेक्सटाइल, क्लॉथिंग इंडस्ट्री, जो इनका एक बॉम था, वो सारी चीजें भी हमें दिखाई देती है कि भाई क्लॉथिंग इंडस्ट्री में ये लोग कैसे आ गए। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट भी इनके यहाँ काफी ज्यादा हुआ, और उसका रीजन था कॉटन का मिलना।
कॉटन इनके पास काफी ज्यादा था। इंडस वैली के आसपास रिसोर्स है, इसलिए इनके पास कॉटन भी है। और उस कॉटन का काफी यूज करते थे ये लोग क्लॉथ बनाने के लिए। तो इनके मैक्सिमम ज्यादातर है जो वियर वाले क्लॉथिंग हैं या एक्सपोर्ट करने के लिए ये लोग यूज करते थे, वो सब कॉटन का ही बनाता था। साथ में इनके एंटरटेनमेंट के लिए भी हमें कुछ चीजें दिखाई देती है कि कैसे ये अपने आप को एंटरटेन करते थे। तो हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं, जैसे पासा मिला है जो आपने देखा होगा, जिसमें 6 एक तरीके से पॉइंट होते हैं, उसका यूज करते थे। महाभारत टाइम में शकुनी भी काफी ज्यादा खेला था उसको, इसमें युधिष्ठिर हार भी जाता है। तो ये सारी चीजें जो दिखती हैं वो चीजें ये लोग भी यूज करते थे। तो एंटरटेनमेंट के लिए ये लोग पासा खेलते थे, जो एक तरीके से कह सकते हो इंडोर गेम था, घर के अंदर ही। साथ में इनके यहाँ एक ग्राउंड भी मिला है, बहुत बड़ा एक ग्राउंड है। और उस ग्राउंड में लगता है कि ये लोग कोई रेसलिंग वगैरह का कंपटीशन या और भी जो इनके गेम होते होंगे, वो सारे गेम उस ग्राउंड में एक तरीके से ऑर्गेनाइज किए जाते थे। या इनके जो फेस्टिवल होते होंगे, उस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता होगा पूरे ग्राउंड में। तो ऐसे ग्राउंड भी हमें मिले हैं, और जिसमें ये लोग अपना एंटरटेनमेंट सारी चीजें करते थे। और हमें एक और चीज जो यहाँ पे मिली है, राखीगढ़ी। हरियाणा में एक प्लेस है राखीगढ़ी, जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है। राखीगढ़ी में क्या है, कब्रिस्तान है। वहां पे सबकी बॉडियां एक तरीके से दिखती हैं। और हरियाणा आप लोगों को पता है, कुरुक्षेत्र हो या पानीपत का वार हो, सबके लिए फेमस है। ऐसे ही राखीगढ़ी हरियाणा का एक प्लेस, उस राखीगढ़ी में हमें एक चीज कॉमन दिखी है कि कई जगह ऐसा हुआ है कि एक ही कब्र के अंदर 2 बॉडी मिली है, और उन 2 बॉडियों में से एक बॉडी मेल की है, एक बॉडी फीमेल। तो ये एविडेंस है कि ये लोग सती सिस्टम को अपनाते हैं, क्योंकि 2 बॉडी एक साथ मिलना और वो भी अपोजिट जेंडर, ये इस बात को शो करता है कि ये लोग कहीं ना कहीं एक साथ बॉडी को जलाते होंगे या दफनाते होंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सती सिस्टम। तो इंडिया में सबसे पहली बार सती सिस्टम का जो एडवांस रूप हमें दिखता है सती सिस्टम का, वो दिखता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और राखीगढ़ी कब्रिस्तान है जिसमें ये सारी चीजें दिखाई देती है। और साथ में कई बॉडियों के अंदर जब उनको दफनाया गया, तो वहां पर हमने देखा बहुत सारा सामान भी रखा है। किसी के पास कुछ बर्तन रखे हैं, किसी को टूथपेस्ट दे रखा है, किसी के पास ज्वेलरी है। तो इससे पता चलता है कि ये लोग आफ्टर डेथ में भी बिलीव करते थे, जैसे आजकल भी होता है। तो बोलते नहीं कि भाई इसको काफी ज्यादा कार्ड खेलना पसंद, तो कार्ड की एक पूरी वो ला के आते हैं और उसकी बॉडी के साथ जला देते हैं। हो सकता है किसी को पीना पसंद हो, उसके साथ एक आध दारू की बोतल फेंक दें कि इधर मांगने मत आ जाए, तुम्हारे उसमें ही साथ में दे दिया है, तो हम लोगों को परेशान मत कर। तो ये लोग घोस्ट वगैरह में या भूत वगैरह में बिलीव करते थे, और इसीलिए ये लोग अपनी कब्र में बहुत सारे सामान उनके लिए छोड़ के जाते थे कि भैया बाद में मत आना। तो ये लोग बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ। और बहुत सारी बॉडी पे हमें ताबीज भी मिले हैं, जो ताबीज दिखाता है कि ये लोग डरते होंगे कि भाई यहाँ पे घोस्ट आ जाएगा या ऐसा हो जाएगा। और उस डर की वजह से ही कहीं ना कहीं ये लोग यूज करते थे उस ताबीज का, उन रिसोर्स का जिनकी इन्हें जरूरत थी। तो ये सारी चीजें भी हमें पता चलती हैं कि थोड़ा सा अंधविश्वास इनके यहाँ भी था।
तो ये सारी चीजें हमने जानी इनकी सोसाइटी के बारे में। अगला जो पार्ट आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, इनकी स्क्रिप्ट। इनकी स्क्रिप्ट कैसी थी? अभी तक हम लोग इनकी स्क्रिप्ट पढ़ नहीं पाए, और उसका एक सबसे बड़ा रीजन, इनकी जो स्क्रिप्ट है वो थोड़ी पिक्टोरियल फॉर्म में है। और पिक्टोरियल फॉर्म होने की वजह से हमें समझ ही नहीं आता ये कहना क्या चाहते हैं। तो ये लोग पिक्चर में एक तरीके से बात करते थे, कोई पिक्चर बना देते थे और उस पिक्चर का कुछ मतलब होता था, और सबके लिए उस पिक्चर का मतलब अलग अलग भी हो सकता था, और हो सकता है कि सबके लिए सेम भी हो। जैसे अभी हम लोग बहुत सारी स्क्रिप्ट यूज करते हैं, जैसे रोमन के लिए रोमन स्क्रिप्ट जो है हम इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यूज करते हैं, वही संस्कृत और हिंदी के लिए हम लोग देवनागरी स्क्रिप्ट यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग लिख पाते हैं। और हमें पता होता है कि ए का मतलब क्या है, आ का मतलब क्या है। लेकिन इनके यहाँ पिक्टोरियल फॉर्म है, तो इसलिए थोड़ा सा ये पता करना कि इसका मतलब क्या है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इनकी स्क्रिप्ट को हम लोग पढ़ भी नहीं पाए, क्योंकि अगर हम लोग इनकी स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं तो हमें काफी ज्यादा फायदा होगा। हम बहुत सारी चीजें इनकी जान सकते हैं स्क्रिप्ट पढ़ के, कि ये लोग कहना क्या चाहते थे, क्या क्या इनके साइनिंग कोड होते थे। तो अभी बस हम आइडिया लगाते हैं कि भाई कैसे ये सारी चीजें करते थे। तो इनकी स्क्रिप्ट पहली बात पिक्टोरियल फॉर्म में थी या पिक्चर के फॉर्म में थी। और ऐसी स्क्रिप्ट अभी हमें कई देशों में दिखती है, जैसे जापान की जो स्क्रिप्ट है वो भी पिक्टोरियल है, चाइना की है वो भी पिक्टोरियल है, इंडिया में तमिलनाडु वाली जो स्क्रिप्ट है वो भी पिक्टोरियल फॉर्म में है। तो ऐसे यहाँ पे स्क्रिप्ट दिखाई देती है, और इनकी स्क्रिप्ट हमें कई जगह मिलती है। एक तो इनके जो स्टाम्प होते थे, जो मोहरें होती थी जिन्हें कहते थे सील, उसके अंदर भी ये लोग कई बार ऐसे यू जैसा वर्ड लिखते थे, ऐसा एक वर्ड होता था। समझ हमें भी नहीं आया, लेकिन कई बार यूज किया है। कई बार इनकी सील के अंदर वन हॉर्न राइनो ये भी बनाते थे। तो ये भी एक तरीके से दिखता है कि ये लोग यूज करते थे अलग अलग चीजों को शो करने के लिए अपनी सील में। तो ये सील क्या होती थी? एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। जैसे अभी हमारे पास आधार कार्ड है, वोटिंग आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ऐसे ही इनके यहाँ स्टाम्प या सील एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती थी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आपको जाने के लिए। और इनके यहाँ सबसे ज्यादा जो फेमस साइन है वो है ये यू वाला। यू इनकी स्क्रिप्ट में बार बार हमें दिखाई देता है, और इसका काफी ज्यादा ये लोग यूज करते हैं। और बात करें इनके यहाँ एनिमल की, तो एनिमल में इन स्क्रिप्ट के अंदर ही या इन सील के अंदर ही हमें मछलियों के ज्यादातर दिखाई देते। ये लोग मछलियां काफी ज्यादा बनाते थे। हो सकता है मेरी मछली नहीं बनी हो, लेकिन ये लोग बनाते थे। तो फिश का सबसे ज्यादा इनके यहाँ दिखता है कि ये लोग फिश के सिंबल बनाते हैं। हो सकता है फिश को ये लोग अपनी फूड के लिए यूज करते थे। ऐसे ही धोलावीरा जो गुजरात में है, वहां से एक पूरा टेक्स्ट बुक टाइप का मिला है। ऐसे एक पिलर टाइप का है, उस पिलर पे बहुत सारी चीजें लिखी हैं। ऐसे अलग अलग पिक्चर बना के इन लोगों ने अलग अलग चीजें मिली। तो ये पूरा एक पिलर टाइप का, जहां पर एक पूरी राइटिंग एक तरीके से किसी ने की है, ये हमें धोलावीरा में मिलता है। तो इसका मतलब ये लोग स्क्रिप्ट जानते तो थे, बस हम लोग पढ़ नहीं पाए, वो अलग बात है। वरना इनकी स्क्रिप्ट काफी ज्यादा फेमस थी और ये लोग काफी ज्यादा यूज करते थे। इनकी स्क्रिप्ट में यू वर्ड का यूज सबसे ज्यादा है। कई बार वन हॉर्न राइनो दिखता है, कई बार फिश का जो पिक्चर है वो भी हमें दिखता है।
और धोलावीरा में तो पूरा एक बोर्ड टाइप का मिला है जिसमें बहुत सारी चीजें ये लोग यूज करते हैं। अगली बात आती है स्क्रिप्ट के बाद इनकी आर्ट की। इनके पास आर्ट के लेवल पे क्या था, क्या ये लोग कोई पिक्चर वगैरह बनाते थे या नहीं। और इनका आर्ट हमें कहाँ दिखेगा, एक तो हमें सील पे दिखा, स्टाम्प पे दिखा, दूसरा इनके जो पोट्स हैं, बर्तन हैं, उनके आसपास भी दिखेगा कि भाई उसमें ये लोग क्या करते थे। तो ये लोग ज्यादातर है जो अपनी सील थी वो बनाते थे लाइमस्टोन की, चूने की। चूने की एक तरीके से ये लोग स्टील बनाते थे, जिसे एक व्हाइट वाला स्टोन आता है जिसे हम सैल खड़ी भी कहते हैं, सैल खड़ी, जिसे आप लोगों ने चौक देखा होगा, उसी की तरह से व्हाइट व्हाइट सी चीज होती है, उसी को ये लोग यूज करते हैं। साथ में इनके यहाँ जो कॉपर यूज करते थे ये लोग, और उस कॉपर से बहुत सारी चीजें ये लोग बनाते थे। जैसे हमें एक डांसिंग गर्ल गर्ल की एक पूरी पेंटिंग टाइप की और मूर्ति टाइप की मिली, और ऐसा बोला जाता है इन्होंने जो डांसिंग गर्ल बनाई, इस डांसिंग गर्ल को बनाने के लिए ये लोग टेक्निक का यूज करते थे जिसका नाम था लॉस्ट वैक्स टेक्निक। और इसमें ये लोग क्या करते थे, सबसे पहले मिट्टी लिया करते थे और मिट्टी से एक मूर्ति बनाते थे, और साथ में उस मिट्टी के बीच में एक होल कर दिया करते, और उस होल के अंदर मोम को, वैक्स को पिघलाया और पिघला के डाल दिया, और फिर उसके बाद उस मिट्टी को पकाते थे। और ये मोम और जो होल बना उसकी वजह से गैप बनता था, फिर दोबारा से उसको गर्म किया जाता था तो वैक्स जो था वो बाहर निकल जाता था, और उसकी जगह वहां पर कॉपर रख दिया करते थे। कॉपर पिघला के डाल दिया, और फिर उसके बाद डांसिंग गर्ल वाली जो चीजें हैं वो उन्होंने बना दी। तो डांसिंग गर्ल की जो पूरी चित्र एक तरीके से हमें दिखता है, पूरा फिगर एक मूर्ति दिखती है, वो सब इन्होंने लॉस्ट वैक्स टेक्निक के थ्रू। आज के टाइम में भी हमारे देश में बहुत सारे लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं, खासकर तमिलनाडु में भरतनाट्यम के समय जो लॉर्ड शिवा की एक पेंटिंग होती है, एक मूर्ति होती है, उसे बनाने के लिए वो लोग यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं कि ये लोग इस सारी टेक्निक के बारे में जानते थे, तभी ये लोग एक तरीके से ये सब चीजें बनाते थे। साथ में इनकी जो सील है उसमें हमने देखा कि ये लोग वन हॉर्न राइनो को काफी ज्यादा यूज करते थे। इसका मतलब ये वन हॉर्न राइनो के बारे में इनको पता था, साथ में इस पिक्चर को भी इन्होंने बनाया होगा, तो बनाने के लिए कोई नॉलेज तो इन्हें चाहिए ना, तो ये सारी चीजें भी इनके यहाँ मिलती हैं। साथ में इनके यहाँ एक मूर्ति मिलती है जहां पर एक इंसान है जिसके हॉर्न भी हैं, और साथ में वो ज्ञान की एक तरीके से मुद्रा में बैठा हुआ है। उसे कंपैरिजन किया जाता है लॉर्ड शिवा से, और बोलते हैं लॉर्ड शिवा जो इंडिया के सबसे एंशिएंट गॉड हैं उससे ये लोग भी आइडेंटिफाई थे, या कह सकते हो लॉर्ड शिवा की जो वर्शिप अभी हम करते हैं वो कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन से चली आ रही। तो लॉर्ड शिवा की एक पेंटिंग हमें पूरी दिखती है, और ये भी दिखता है कि उनके दोनों तरफ कुछ एनिमल को बैठाया गया है। जैसे उनकी जो राइट साइड है उसमें हमें एलिफेंट दिखाई देता है, तो इनकी राइट साइड में आपको एलिफेंट दिखाई देगा। साथ में इधर वाली साइड भी, लेफ्ट साइड में भी कुछ एनिमल दिखाई देते हैं,
जैसे राइनो। तो इसका मतलब इनके यहाँ भी कुछ गॉड टाइप का कुछ था, और क्योंकि एनिमल फार्मिंग करते थे तो इसलिए एनिमल को लेके इनके सारी चीजें होती थी। साथ में इनके यहाँ टेराकोटा। टेराकोटा मतलब हम लोग सॉइल का यूज करके, मड का यूज करके क्या क्या चीजें बना सकते हैं, वो भी इनके यहाँ दिखता है। तो टेराकोटा से बना हुआ भी बहुत सारी चीजें इनके यहाँ है। जैसे ये लोग बच्चों के लिए खिलौने बताते थे, टॉय जो है वो मिट्टी के बनते थे, और कई बार हमें दिखाई दिया है एक बैलगाड़ी बनी हुई है मिट्टी की, और उस बैलगाड़ी पे दिखाया हुआ है कि भाई उस बैलगाड़ी को चलाने वाले दो बैल भी हैं। इससे हमें पता चलता है एक तो ये लोग व्हील से परिचित थे कि इन्हें पता था व्हील क्या होता है, और दूसरा उसका यूज करते थे ये लोग अपने ट्रांसपोर्ट के लिए। और इस टेराकोटा में सबसे ज्यादा जो मूर्तियां हमें मिली हैं वो वुमेन की मिली है, और ये सोसाइटी में इक्वालिटी को दिखाता है, या वुमेन की वर्शिप की जाती है उसको भी दिखाता है। और साथ में बहुत सारे इनके यहाँ बर्तन हैं जो अलग अलग तरीके से, कहीं पे बहुत सारा एक तरीके से डिजाइनिंग की गई है पोइट्री टाइप की, उसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं, वुमेन की पिक्चर है। एक वुमेन को दिखाया गया कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट से एक प्लांट निकल गया, जिसे हम कहते हैं मदर अर्थ। तो मदर अर्थ का पिक्चर भी ये लोग बनाते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये लोग कैसे एक तरीके से एक दूसरे को जानते हैं। अगली बात आती है इनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। क्या इन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ चीजें पता थी या नहीं? और अभी हम देखें कि इनको काफी ज्यादा नॉलेज थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। जैसे बिना मैथ की कैलकुलेशन के कोई परपेंडिकुलर रोड नहीं बना सकता। तो ये लोग रोड परपेंडिकुलर बनाते थे, हर रोड इनका 90 डिग्री के एंगल पे काटता था। बहुत जगह बहुत सारे सर्कल भी एक तरीके से दिखाई देते हैं, जैसे हमारे यहाँ गोल चक्कर टाइप का होता है, वो सारी चीजें यहाँ दिखती हैं। तो इससे पता चलता है कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी ज्यादा आगे थे। तो इनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा डेवलप थी, और इसके एविडेंस हमें इनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट के अलावा इनके जो हाउस बनते थे पकी हुई ईंटों से, तो एक तो ईंट बनाना और साथ में हाउस को बिल्ड करना, उसके लिए भी आपको प्रॉपर एक मैप चाहिए, और उस मैप बनाने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इससे पता चलता है कि ये लोग मैथमेटिक्स भी जानते थे, साथ में ये लोग ज्योमेट्री जो मैथमेटिक्स का पार्ट है वो भी जानते थे, और साथ में मेटल का यूज करना, कि किस मेटल का यूज किस एरिया में हमें करना है, ये भी इनको पता था। साथ में ये लोग वेदर के बारे में भी जानते थे कि भाई कहाँ पर कैसा वेदर होगा, उसी बेस पे एग्रीकल्चर होगी ना, उसी बेस पे फार्मलैंड का डेवलपमेंट होगा। तो वेदर के बारे में भी ये लोग जानते थे। और साथ में इनका जो सीवेज सिस्टम था, वाटर ट्रांसपोर्ट था कि कैसे एक जगह से दूसरी तरह क्लीन ड्रिंकिंग वाटर लेके जाना है, ये सारी चीजें भी इनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एविडेंस है। साथ में लोथल में जो हमें पोर्ट मिला है, पहला डॉकयार्ड वर्ल्ड का, जहां पर से आते थे जाते थे, ये भी इनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को होता है। तो इसका मतलब इनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस थी। तो ये सारी चीजें भी इनके पास में। साथ में जो लास्ट पॉइंट, रिलीजन, क्या इनके पास कोई रिलीजन था या नहीं? तो देखो अभी तक हमें कोई टेंपल नहीं मिला है, ना कोई गुरुद्वारा मिला है, ना कोई मस्जिद मिली। तो इनके रिलीजन के बारे में बोला जाता है कि ये लोग नेचुरल तरीके से रिलीजन को मानते थे।
मदर नेचर की एक तरीके से वर्शिप करते थे। और पशुपति जो शिव हैं, लॉर्ड शिवा, ये भी इसी बात को शो कर रहा है कि ये लोग नेचुरल तरीके से वर्शिप करते थे। और क्योंकि ये ट्रेडर है तो इसलिए ट्रेडर आदमी कभी भी टेम्पल और उस पर खर्च नहीं करेगा। तो ये लोग टेम्पल और इस चीज में कोई बिलीव नहीं करते। एक पत्थर होता था, उसी पत्थर को एक तरीके से पूज लिया करते थे, उसी के बेस पे इनकी वो होती थी। लॉर्ड शिवा एक तरीके से दिखते हैं, वो भी किससे बनाए हुए हैं, सींग वाले लॉर्ड शिवा। साथ में ये लोग वाटर की, स्नेक की, नाग पूजा जो अभी भी हमारे देश में की जाती है, नाग पंचमी जैसे मनती है, तो ये नाग की, इन सब की ये लोग वर्शिप करते थे। प्लांट की, जो वुमेन का हमने एक पिक्चर देखा कि कैसे एक वुमेन की बॉडी से एक प्लांट बाहर आ रहा है, तो ये सब की ये लोग वर्शिप किया करते थे। और साथ में इनके यहाँ अग्नि, फायर एक इंपॉर्टेंट पिलर था। अग्नि कुंड हमें मिलते हैं, और अग्नि कुंड एक तरीके से फेस्टिवल वाला प्लेस होता था। जैसे आप कह सकते हो यज्ञ, जो आगे जाके आर्य लोग भी करेंगे, वो सारे एविडेंस इनके यहाँ मिलते हैं। तो अग्नि कुंड इनके यहाँ एक इम्पोर्टेंट वर्शिप का चीज होता था। और साथ में एक और चीज इनके यहाँ मिलती है, एनिमल सैक्रिफाइस, मतलब बलि सिस्टम इनके यहाँ था। ये लोग बलि देते थे, नेचुरल रूप से भी ये लोग बलि देते थे, वो भी एक तरीके से मिलता है। और साथ में इनके यहाँ ताबीज वगैरह मिलता है। इसका मतलब ये लोग कहीं ना कहीं बिलीव करते थे बाहरी दुनिया में, वो भी इनके रिलीजन से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा अंधविश्वास इनके पास भी था। ये सारी चीजें बता, तो ये सब इनका डेवलपमेंट देखा, क्या क्या चीजें इनके पास थी, तो एक बड़े लेवल पे एक सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हो। लेकिन अब बात आती है, जब ये सिविलाइजेशन इतनी अच्छी थी तो इसका डिक्लाइन क्यों हो गया। तो डिक्लाइन के लिए बहुत सारी थ्योरी चलती है। कुछ लोग बोलते हैं आर्यों ने अटैक किया क्योंकि आर्यों को रिसोर्स चाहिए थे, और आर्य लोगों ने इन लोगों को मार दिया। लेकिन इस फिलोसॉफी की बात करने से पहले हमें जानना होगा कैसे हम मान लें कि आर्यों के अटैक की वजह से इसका एंड हुआ। कि जब भी कोई किसी पे अटैक करता है तो अटैक का मतलब है एक साथ बहुत सारी बॉडी हमें मिलनी चाहिए। लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ पर खुदाई की तो एक साथ हमें बॉडी तो नहीं मिलती। तो कुछ लोग बोलते हैं आर्य अटैक, आर्यों के अटैक की वजह से इन लोगों का एंड। लेकिन हमें एक साथ ग्रुप ऑफ बॉडी, या उनकी सिर के ऊपर कोई चोट हो, बॉडी के ऊपर कोई चोट हो, ऐसा कोई सिंबल नहीं देता। इसलिए इस थ्योरी को एक तरीके से गलत माना जाता है। दूसरी जो थ्योरी चलती है वो चलती है क्लाइमेट चेंज। जैसे अभी भी हो रहा है, या तो क्लाइमेट चेंज का मतलब या तो टेम्परेचर का राइज होना या टेम्परेचर का कम। और ये पूरी सिविलाइजेशन डिपेंड थी इंडस वैली रिवर के ऊपर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसके ऊपर। लेकिन क्लाइमेट चेंज हुआ, और क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडस रिवर ने अपना पाथ ही चेंज कर दिया। और जब इंडस रिवर ने अपना पाथ चेंज कर दिया तो पहले इनके यहाँ पे फार्मलैंड थे, यहाँ पे लोग फूड उगाते थे। लेकिन जब इरिगेशन फैसिलिटी मिलना बंद हो गई तो कहीं ना कहीं इनका डिक्लाइन भी हो गया। अब इनके पास फूड सरप्लस नहीं बना, और साथ में जब इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की तो हो सकता है कि यहाँ पे इनका हाउस होल्ड हो, इनके घर हो, इनकी सोसाइटी हो, तो यहाँ पर फ्लड की प्रॉब्लम हो। तो ऐसा माना जाता है कि इनके यहाँ क्लाइमेट चेंज होने की वजह से एक तरफ एग्रीकल्चर जो सरप्लस था वो एंड हुआ, दूसरी तरफ इनके यहाँ फ्लड आई, और फ्लड आने की वजह से इनकी जो बस्तियां थी वो भी खत्म हो। तो इसको ज्यादा लॉजिकल माना जाता है कि ये सारी चीजें हुई।
ना कि इस बेस पे कि आर्य लोग आए, आर्य लोगों ने इनको पीटा और फिर उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे लोग साउथ इंडिया की तरफ चले गए। ये थ्योरी एक तरह से चलती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बिलीव किया जाता है वो बोला जाता है क्लाइमेट चेंज, जो आज के टाइम पे हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज जो इंसान का लालच था, इनका भी लालच थोड़ा बड़ा, और इन लोगों ने कुछ छोटे छोटे चेक डैम बनाए। बड़े डैम तो बना नहीं पाए, लेकिन छोटे छोटे चेक डैम बनाए, और उस वजह से रिवर का जो रास्ता था वो चेंज हुआ, और इन्हें अपनी एग्रीकल्चर के लिए जो इरिगेशन चाहिए थी, वो एक तरीके से इरिगेशन का जो चीजें हैं वो चेंज हुई। तो दोबारा से ये इकोनॉमी जो एक तरीके से शहर की तरफ थी, अब फिर दोबारा से शहर से गांव की तरफ, जो इनके फेमस शहर है वो सब खत्म हो गए। क्योंकि जब फूड सरप्लस नहीं होगा तो ट्रेड भी नहीं होगा, और ट्रेड नहीं होगा तो रिसोर्स नहीं मिलेंगे, और रिसोर्स नहीं मिलेंगे तो शहर का डिक्लाइन हो जाएगा। तो क्लस्टर ऑफ सिटी जिसने सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट किया था, वो क्लस्टर ऑफ सिटी अब डिस्ट्रॉय हो गए थे, और क्लस्टर ऑफ सिटी डिस्ट्रॉय होने की वजह से फिर दोबारा से इकोनॉमी शहर से गांव की तरफ चली गई, और शहर से गांव की तरफ इकोनॉमी को ही जाना, इसी को हम कहते हैं सिविलाइजेशन का एंड। तो ऐसी सिविलाइजेशन का एंड हमें दिखाई देता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। वैसे इन लोगों ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और अगर हम आज के टाइम भी इनकी बात करें, क्या ये लोग आज भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं या नहीं, क्या इनका रोल हो सकता है आज के टाइम के हमारे देश में। तो सबसे बड़ी बात, आज के टाइम में इनका एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है, हम लोग बहुत सारी चीजें इनसे सीख सकते हैं। जैसे इनका सीवेज सिस्टम, जो आज भी हमारे मोदी जी को स्वच्छ भारत अभियान चलाना पड़ता है, तो अपने शहरों में हम लोग कैसे सीवेज सिस्टम बनाएं, वो सारी चीजें इनसे सीखा जा सकता है। साथ में कैसे प्लांट सिटी डेवलप की जाती है, वो इनका एक अच्छा एग्जांपल है कि प्लांट सिटी कैसे डेवलप की जा सकती है, उसको हम सीख सकते हैं। साथ में ट्रांसपोर्ट के लेवल पर हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो इनसे सीखा जा सकता है। साथ में मेक इन इंडिया, जिससे जॉब भी जनरेट हो और साथ में हमें रिसोर्स भी मिले, जिसके मामले में सबसे आगे थे, उस चीज को भी हम सीखा जा सकता है। और साथ में हम सीख सकते हैं कि अगर पूरी दुनिया में हमें पीस अगर बनाए, तो कहीं ना कहीं सबका डेवलपमेंट हो सकता है, और उस बात को साबित किया जा सकता है कि सबका साथ सबका विकास। तो ये सारी चीजें इनकी हैं जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो हमें आज भी एक तरीके से बहुत सारी चीजें सीखने को देती हैं। तो ये आज की क्लास में था। अगर कोई डाउट हो तो आप